क्या कर रखा है? सामने 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 घूमो, मेरी तरफ घूम के बैठो, मेरी तरफ घूमो। हाँ, ये क्या कर रखा है ये बच्चे की हालत आपने? इतनी स्याही भाई साहब। है? सही नहीं है, कदम लगाया। हाँ, काजल स्याही एक ही चीज है वो। उनको वही है ना कि जो जल जब हमारे जब भी रिचुअल में होता है, क्या होता है कि आप शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और शुद्ध शब्दों से जैसे उसमें कोई नई ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, वो अब वो शुद्ध हो गया। जैसे कि जल बोलेंगे, पानी नहीं बोलेंगे, अग्नि बोलेंगे, अक्षत बोलेंगे। ऐसे उनको लगता है कि ये शब्दावली इस्तेमाल करने से ज्यादा प्योरिटी हो जाएगी एनवायरनमेंट में। तो वो बच्चे देखो कितना ज्यादा वो है, क्या नाम है, क्या कहेंगे उसको, कि कंडीशनड है कि जैसे ही है भी वो स्याही ही है वो, लेकिन जैसे ही स्याही बोला तो वो उनको उसकी असलियत पता चल जाती है कि यार मैं अपने बच्चे की आंखों में स्याही क्यों ही डालूंगा। लेकिन जैसे ही उसको काजल और नजर न लगे और वो शब्दावली का जब इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सब लोग करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, वो काजल शब्द बोलकर नजर ना लगे ये बोलना सबके लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि इसकी आंखों में स्याही क्यों डाल रखी है, ये सुनकर के माँ भी ऑफेंड हो गई कि हाँ मतलब स्याही कौन डालेगा अपने बच्चे की आंखों में, ये तो काजल है। लेकिन के अंतर थोड़े ही कुछ भी। ये आंखों की नली में घुस जाएगी, इधर सब ब्लॉक हो जाएगा, आंखों से पानी रिसने लगेगा, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा। पता है कितना बच्चे को? पर ये इतना अभी काजल कौन डालता है यार? मैं तो आज तक नहीं देखा किसी बच्चे को इतना काजल ठूस मैं आपको बता रहा था ना कि मुझे लग रहा था कि एलर्जी हो रखी है क्या कोई स्पेसिफिक तरह की। अरे भाई इतने इतने, एक तो वही है ना कि पेरेंटिंग क्या होता है, लोग भूल जाते हैं कि माँ बाप भी क्या है, इंसान ही है। क्या कर इंसान है। रखा है, लड़की है, बच्ची है, और बच्ची की क्या आ गए, कल परसों ही था मतलब कि मैंने रील देखी थी, तो बच्ची के ये छोटे छोटे बच्चों के बाल होते हैं, रूए के कंधे कंधे सब पे होते हैं। क्या करा, आटे की ले करके उसके बच्चे के वो कर रहे हैं, बाल हटा रहे हैं, वो बच्चों वाली डॉक्टर शायद उनकी रील थी। और ये क्या बोल करके कि बड़ी होगी तो इसके फिर बाल ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, हम्म। मतलब कि ये हम्म। जो बाल है हम्म। ना, अगर हमने अभी नहीं हटाए तो इसके बाल रह जाएंगे बहुत ज्यादा। बाल रह और जाएंगे वो हो गया बिल्कुल। इन्फेक्शन, और वो पूरा हम्म। का पूरा बच्चे के बस इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन चल रहे हैं, सारी चीजें। आप बताओ, आपकी लिस्ट हम्म। बताओ, आपका तो मतलब आप तो गुजरे हुए होगे कि लोग आ बिल्कुल जाते ये जो आटे की वो बनाते हैं ना, आटे का पेस्ट हैं। बनाकर और वो करते हैं, वो तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन। और लोग इसको करते हैं कि मतलब कि मेरे बाल है फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा बाल आते हैं मेरे जेनेटिकली, तो कहते हैं कि तुम्हारे ऐसा नहीं किया गया था क्या पहले, तो तुम्हारे बाल इसलिए आते हैं। मैंने कहा नथिंग टू डू विथ तो बाल तो अ, आएंगे यार हाथ में, ऐसा थोड़ी ना इंसान है, मतलब ये तो तो बच्चा तो पूरा एवोल्यूशनरी ट्रेड बच्चा बना हुआ है। तो पूरा उसकी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं, उसका स्कल डेवलप हम्म। नहीं, उसकी हड्डियां डेवलप नहीं। बट इंसानों का बच्चा, हम जब से होमो इरेक्टस हुए, हम जब दो पैरों पे हमने जब हम्म। चलना शुरू किया, तो हमने ये कॉस्ट एंड बेनिफिट में लिया कि बच्चे को जल्दी से निकाल देते हैं बाहर। माँ बाप हम्म। पेरेंटिंग दे देंगे जिससे कि उसको एक नए तरीके की परवरिश है ये, जिसके अंदर में ध्यान देते हैं। सब लोग, सब जानवर ध्यान नहीं देते हैं पैदा करने के बाद, हम हम्म। लोग वाले जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ध्यान देते हैं। और नहीं, पर इसमें इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, एक तो लिस्ट की बात कर रहे थे ना, वो भूल जाऊँगा। हाँ 2 चीज़ें और हैं जो मुझे याद आ रही हैं कि एक तो शहद चटाना, जैसे ही बच्चा पैदा हो, उसी दिन उसको शहद चटाना होता है। उसके मतलब और वो चुना जाता है किसी एक व्यक्ति को कि उसको घुट्टी दे दी गई है उसके हाथ से, तो उसके गुण जो हैं उस बच्चे में आ जाएँगे। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को मेरी फैमिली में बहुत बेहतरीन समझा जाता है, जो कि नहीं समझा जाता, तो तो मेरे हाथ से वो घुट्टी चटाई जाएगी कि भाई रवि जी अगर घुट्टी दे रहे हैं किसी को, तो वो बहुत बच्चा विद्वान हो जाएगा, उसके रवि के गुण उसमें आ जाएँगे। तो दैट इज़ वन थिंग। एक होता है उसका और भी बहुत सारी चीज़ें यार याद आते-आते रह गई, पर धीरे-धीरे आएँगी। बट हम्म, पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको, आप बोल रहे हो ना कि एक इवोल्यूशनरी कि हम ही हैं जो समझदार लोग हैं जो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा। बट आप देखो ना, अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर ईदर एक्सीडेंटल पेरेंट्स, हम्म, ठीक है? मोस्ट ऑफ देम आर नेचर एक्सीडेंटल पेरेंट्स कि नेचर उनको पता ही नहीं है कि हाँ, क्या करना है। और जो उनका एक्चुअल पेरेंटिंग करता है बच्चे का, वो एक कॉमन जो मिला-जुला सरकार होता है, जो हमारा जॉइंट फैमिली चल होता है, उसमें दादी या नानी करती हैं। दादी-नानी या कुछ हद तक भाभी, चाची या इस तरह के लोग करते हैं कि भई उन्होंने जो देखा है अपने समाज में, अपने ज़माने में, वो उसको कहेंगे कि भई ऐसा ही होता है, और उसके अगेंस्ट में आप बोलोगे तो आप पिटोगे या हम्म। फिर आपको मतलब और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो मैं इसको डिफेंड करने की कोशिश करता हूँ। इसका एक नज़रिया ये है कि हमेशा से जितने भी मैमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जिसमें मेनोपॉज़ आ रहा है, तो उसमें ज़्यादातर लोग मेनोपॉज़ के बाद ज़िंदा नहीं बचते हैं।
ह्यूमंस या ऐसी पर्टिकुलर स्पीशीज जो इसमें कि मेनोपॉज के बाद भी एक अच्छा खासा लाइफ स्पैन होता है अगर फीमेल का, तो वहां पर ग्रैंड पेरेंट थ्योरी ये लोग लगा देते हैं। ग्रैंड पेरेंट थ्योरी ये कहती है कि किस तरीके से कि उन लोगों ने अपने जीवन में जो चीज सीखी है कबीलों में, ये तो हमारे 2 लाख साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है ना, अगर आप ध्यान दो तो। इंटरनेट, रेडियो, टीवी, बुक्स, इवन बुक्स, और बुक्स पढ़ने वाले लोग, ये सारे के सारे पिछले पिछले बहुत कम समय का पार्ट है। इससे पहले अगर जो हमने 2 लाख साल हमने एज अ स्पीशीज इस धरती पर अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बनाए रखा है, उसका एक एक्चुअल में महत्वपूर्ण कारण है कि जो बिल्कुल। एक उम्र से ज्यादा की फीमेल्स थी मेनोपॉज के बाद वाली, दे वर एबल टू गाइड देम, कि वो सच में गाइड कर पाते थे, दे पाते थे। लेकिन समहाउ, और अगर आप देखें तो वही डिस्टेंस आ जाएगा ना कि जब ये हमारी इस वक्त की जो दादी हैं, वो अपने टाइम पर अपनी दादी उनको इस तरीके से चीजें बताती होगी। लेकिन अगर जितना हम इतिहास में पीछे चलते जाएंगे, हमें पता चलेगा कि दादी, जो इन्फॉर्मेशन दादी के पास है, एक्चुअली बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज उसी के आसपास है। क्योंकि जो भी उन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड से चीजें जानी बूझी, जिसका एक्सपीरियंस जितना ज्यादा था, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, ये तो आइडिया था कि एल्डरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आज हम हर एक जिस बात पे गुस्सा करते हैं कि अरे यार उम्र ज्यादा हो गई तो दिमाग थोड़ी आ जाएगा तुम में ज्यादा, ट्रू, बट ट्रू, लेकिन एक हद तक ये यही बात ट्रू थी, क्योंकि और कोई मेथड ही नहीं था ना इंफॉर्मेशन एक्वायर करने का। तो एक हद तक अगर मैं पीछे की बात करूं, 200 300 400 साल 500 साल 1000 साल पहले भी, तो द बेस्ट बंदा हु कैन गिव यू ज्ञान was कबीले का सबसे बूढ़ा व्यक्ति। वो कबीले का सबसे बूढ़ा व्यक्ति के पास जाकर के लोग उससे सलाह लेंगे। अभी राइट नाउ वी नीड टू रीथिंक इट, क्योंकि अभी पैरेलल सोर्स ऑफ फार बेटर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, और वहीं से फिर वो द्वंद जो है वो पैदा होता है इस पर्टिकुलर चीज का, जस्ट टू डिफेंड कि एकदम से ना आज के जमाने को देख करके एकदम से डिस्कार्ड मत कर देना। This thing is existing because it was giving some kind of benefit to the societal level पे। बिल्कुल, बल्कि ऑन द अदर हैंड मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि उसमें से 10 में से 8 चीज़ें मैं पकड़ के चलूँ तो 10 में से 8 चीज़ें काफ़ी प्रूवन और अपनाई हुई, आजमाई हुई होती हैं और वो काम करती हैं। उसमें आपको कोई इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट उसमें ऐसा होता है कि 1-2 चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे नज़र उतारना हो गया, कि मतलब छोटा बच्चा अगर बीमार पड़ गया तो उसको आप नमक का वो जो भी करते हैं, आई डोंट नो, और इस दौरान आप बात भी नहीं कर सकते कि अरे ये क्या, अगर आपने ये क्या बोल दिया तो दोबारा स्टार्ट होगा वो प्रोसेस। अगर आपने बोला क्यों कर रहे हो तो दोबारा स्टार्ट होगा प्रोसेस, बिकॉज़ यू हैव टू स्टे क्वाइट फॉर द होल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। या और भी 2-3 चीजें इसमें याद आ रही है मुझे कि मतलब वो 2-3 चीजें ना ऐसी हैं, जैसे आपने बताया था वो आटे का वो करना, लोया करना और वो सब करना, पता नहीं क्या क्या। तो वो सब चीजें थोड़ा सा लगता है कि अब आंख बंद करके हम भरोसा ना करें पुरानी इंफॉर्मेशन पर, बट पुरानी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। ये नॉट लाइक हाँ, नॉट मतलब अभी हमारे पास ये मेथड है कि वी कैन क्रॉस चेक एवरी जो चीज हो रही है ना, हाँ और उसमें से जो चीज आपके लाभप्रद है, चाहे बच्चे को डकार किस तरीके से दिलानी है, हैंडल किस तरीके से करना है बच्चे को, या फिर बाकी चीजें कि शुरुआत के समय में जितना खतरनाक, क्योंकि लिटरली इतना बड़ा प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा का साइज ये होता है, लोग जनरली भूल जाते हैं कि ये प्लासेंटा का साइज है। मतलब कि इतना बड़ा एक पर्टिकुलर चीज है जो कि आप इतनी बड़ी स्किन का पैच आपसे उधेड़ दूं मैं, समझ रहे हो? मतलब इतना बड़ा पैच इंटरनली आपसे उधेड़ दूं, उतना बड़ा इंजरी का गैप है फीमेल के अंदर में, बीट वेजाइनल बर्थ, बीट सी सेक्शन। और वो पर्टिकुलर उसको हील होने देना अगले कुछ हफ्तों महीनों के दौरान, जो सबसे ज्यादा हार्मोनल वाइज ऊपर नीचे दाएं बाएं बच्चा, नया बच्चा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और कितनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और एज अ फैमिली वो मिल पाना, कि थोड़ा सहूलियत मिल पाना इस तरीके नहीं, से। तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ मतलब प्रिविलेज है एक तरह से, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि हम मेरा जो छोटा बेटा है वो कनाडा में पैदा हुआ था। तो वहाँ पर हमारी मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है और मेरे फादर इन लॉ है वो आए थे कि भाई विल जस्ट गिव यू ऑल द सपोर्ट एंड एवरीथिंग। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि हाउ बिग ऑफ अ सपोर्ट दैट वाज, कि हम लोग शायद अकेले नहीं कर पाते, इवन इफ इट्स सेकेंड चाइल्ड तो हम नहीं कर पाते अकेले। तो मतलब उनका जो इतना सपोर्ट था ना, मेंटल सपोर्ट था,
फिजिकल सपोर्ट भले ही शायद इतना नहीं था दूसरे देश में, बट मेंटल सपोर्ट ही इतना ज्यादा था कि वी कुड एक्चुअली मैनेज एवरीथिंग। और जिनको नहीं होता है ये सपोर्ट, मतलब विदेशों की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो हमारे में जॉइंट फैमिलीज वगैरह होती हैं, नहीं तो पड़ोसी भी हेल्प कर देते हैं कई बार हमारे यहाँ पर, ये सबसे बेहतरीन बात है। बट वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, कनाडा की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, तो वहां पर नैनी प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो नर्स होता है वो प्रोवाइड किया जाता है कि वो जाकर चेक करता है कि हर 2 हफ्ते में या हर 1 महीने में कि आप सही से पालन पोषण कर रहे हो कि नहीं। वो आपको ट्रेन करते हैं प्रॉपरली। तो वो मदर वाली भूमिका ना वो वहां पर निभानी पड़ती है किसी और को, कि भाई फर्स्ट टाइम पेरेंट तुम कहीं मार वार ना दो बच्चे को। और पूरा इतना लीफलेट मिलता है कि आपको बच्चे को अपने साथ नहीं सुलाना है, आपको बच्चे को ऐसे नहीं हिलाना है, बच्चे को आप मतलब जो कॉमन सेंस हो सकता है ना सेकंड पेरेंट के लिए या लेटर ऑन, तो वो उनको बताया जाता है कि बेटा आपके अपने साथ बच्चे को नहीं सुलाना होता है, like which is a leading cause of child death in वेस्टर्न सोसाइटीज, क्योंकि वो सफोकेट हो जाता है बच्चा, माँ को ध्यान नहीं रहता है अपने साथ सुलाने पर, तो इसलिए उसको सेपरेटली सुलाते हैं, विच इज वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। तो होता है ऐसा। ब्रिलियंट न्यू इन्फॉर्मेशन। हाँ, मतलब कि हम लोग थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी थोड़ा सा पुराने मतलब कि पुराने डज नॉट मीन बैड, पुराने मतलब पुराने में जिस तरीके से कबीला मिल करके चाइल्ड को रेज कर पाता था मिल बांट करके, अभी जैसे ही सोसाइटी थोड़ी सी न्यूक्लियर होने लगेगी, यू विल हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज के, जैसे कि अभी मैं याद कर पा रहा हूँ तो मतलब पति और पत्नी दोनों का बिफोर बर्थिंग ही उनकी ट्रेनिंग और शुरू हो जाती है कि ऐसे सांस लेना है, ऐसे ये करना है। दोनों जाते हैं अपने अपने वहां पे और कपल्स होते हैं, मैंने फिल्मों में देखा, बट आई होप कि कुछ तो सच्चाई होगी उसके अंदर में। यस यस यस, बिल्कुल होता है कि दे बोथ आर गोइंग, किस तरीके से जाना है, ट्रेनिंग, मतलब इट विल बी आउटसोर्स्ड देन कि भैया कोई तो आएगा ना उस पर्टिकुलर भूमिका को भरने के लिए, कि क्योंकि हम तो हैं ही इंसान अकेले बाकी जीव जैसे गाय अकेले बच्चा पैदा कर सकती है, इंसानों का कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है, उसके लिए उसको दूसरों की फीमेल्स की सहायता, मतलब बच्चों की मोर्टेलिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है कि अकेले बच्चा पैदा करना वर्सेस एक ग्रुप अगर हेल्प कर पा रहा है फीमेल को बच्चा पैदा करने के लिए। ट्रू। और बिल्कुल सही है। और बस यही वाली बात कि हम केवल और केवल आज का जो सिनेरियो है ना उसको बंद करके देखते हैं कि यार तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा। हम भूल जाते हैं कि लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चे जो जिंदा बच पाए थे उसमें से एक बहुत बड़ा अंश होता है केवल इसी हिट एंड ट्रायल मेथड का, कि फला ने फला बता दिया, उसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया करके आप चीजें ट्राई करते हैं। बस अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। बट इसी मॉडर्न नॉलेज और एंशिएंट जो नॉलेज है उसके कॉम्बिनेशन से ही तो चाइल्ड मोर्टेलिटी जो पहले बहुत ज्यादा थी वो कम हो गई ना, ड्रास्टिकली कम हो गई अब चाइल्ड मोर्टेलिटी पूरे विश्व में, भारत में भी, तो इट हैज हेल्प्ड। ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। आज के 50 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे जी, और आज जो बच्चे पैदा होते हैं, आप बताइए कि कौन से बच्चे स्ट्रांग, कौन था? आपसे सवाल है। मैं तो अभी मानती हूँ कि हर बच्चा ही स्ट्रांग होता है। अब ऐसा क्यों है कि पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे, आज के बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं? कारण मैं वही कारण तक मैं आपको ले जाऊं। कारण ये है कि पहले क्या होता था, विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जो अपने अंदर का जो तेज था जिसे वीर्य कहते हैं उसे आप संभाल के रखते थे। और जब आपके अंदर तेज था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी, गर्भवती होती थी। तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो पूरी शक्ति उस नारी के भीतर प्रवेश करती है तो वो नारी के अंदर वो 9 महीने बच्चा तैयार होता है। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शक्ति, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई। आज के 50 बैकग्राउंड नॉइस ने इसको थोड़ा हल्का कर दिया इस चीज को, बट थोड़ा सा नॉइस वो कर रहा था, क्या नाम है, परेशान कर रहा था। नहीं, ये जो इनका बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, वही मैं बहुत भी वही डिस्टर्बिंग था थोड़ा वो। हाँ, कि वो क्या नाम है, वो असली जो चीज है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। क्या नाम है, उसमें बार वो डालने की कोई भी जरूरत नहीं थी, बैकग्राउंड वाला जो है वो वो अनोइंग ज्यादा कर रहा था। यस,
तो इसके अंदर में पहला वो कि अभी मेरे को हम पुराने डिस्कशन से मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि चीज़ें रैंडमली काम कर जाती होंगी। पुराने वाला जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि माँ, दादी-वादी कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हैं, करते देखा कि इस पर्टिकुलर एंगल पे बच्चा डकार ले लेता है जल्दी, लेट्स से। अब क्या होगा, क्योंकि वी नीड टू टेल आवरसेल्फ कि वी नो, कि हमको ये बताना होता है कि हमें पता है, तो वी कम अप विद सम काइंड ऑफ रीजनिंग। हमें आउटकम पता चल रहा है कि ये ऐसे करना होता है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को बताते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट लेकर के आएगा। अगर उसके पहले आप कोई बढ़िया सी रीजनिंग लगा दें तो वो इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भले से पता चल गया होगा कि हाँ ठीक है इस एंगल पे आ रहा है, लेकिन फिर पैरेलल वो निकलती हैं, एक्सप्लेनेशंस निकलती हैं, रीजनिंग्स निकलती हैं जो जो सही नहीं होती। जैसे कि क्या हो सकता होगा कि बच्चा जो है वो गर्भ में उल्टा होता है, तो उसको गर्भ में इसलिए उसी एंगल पे अगर उसको लेकर के जाओगे, सुलाओगे, तो वो पर्टिकुलर डकार ज़्यादा जल्दी ले लेगा। बट नोबडी नोज़ कि इफ इट इज़ राइट और नॉट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरीके से माशरे में पैरेलल एक्सप्लेनेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस। वैसे ही सर कि उन्होंने पहले एक्सियम बना लिया कि अपने दिमाग में एक बेसिक आर्गुमेंट बना लिया जो अपने आप में ही गलत है कि क्या हुआ कि पहले के बच्चे मेधावी थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बहुत ज्यादा। लेकिन ये बात अकेली काम नहीं करेगी ना, यू विल हैव टू एसोसिएट सम काइंड ऑफ अ रीजनिंग, एक रीजन उसके साथ चिपकाना ही पड़ेगा पहले। तो फिर वो ही कम्स अप विद द ऑल्टरनेटिंग एक्सप्लेनेशन, और वो एक्सप्लेनेशन किसकी आ गई, वही रिटेंशन वाली, कि सीमन रिटेंशन वाली एक्सप्लेनेशन आ गई कि नहीं नहीं, सीमन रिटेंशन करने से वो बच्चे जो है मेधावी होते हैं। अभी आजकल के टीनेजर्स जो हैं इतनी कम उम्र के अंदर में मैस्टरबेशन जैसी चीजें शुरू कर देते हैं, अपना अपना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, और उसकी वजह से फिर वो कमजोर होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज की भी एक पर्टिकुलर रील थी, और मैं ब्लाइंडनेस से रिलेटेड थी, किससे रिलेटेड थी कि आंखें खराब हो जाती हैं, और भी लोग अरे हैं कल मतलब ही मैं हाँ, देख रहा था उस प्रेमानंद जी ने बोला कि ये जो इस तरह का चीज है वो एक वायरस है, हम्म, बीमारी है, बहुत ही भयानक बीमारी है, वायरस है, ये वायरस है। मतलब वो बार बार इस चीज को बोल रहे थे। आई डोंट नो, कोई किताब विताब भी लिखी है उन्होंने, जिसको एक उनके जो फॉलोअर्स वगैरह हैं, जैसे वो एक जो अरविंद मेरा साथी करके जो एक बंदा नहीं है, बार बार बोलता है कि ये मत करो मत करो। मतलब अच्छा ही इज वेरी फनी, मतलब अदरवाइज तो वो सब मतलब कुछ दैट वन हाँ हाँ, ये देख 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 मैं तेरा तो गुद्दी लाल कर दूंगा वाला जो बंदा नहीं है वो, मतलब ही इज फनी, लाइक आयरॉनिकली, मतलब नॉट नेचुरली, मतलब अदरवाइज। तो इस पूरा ये इकोसिस्टम जो चल रहा है ना, इसी तरीके से चल रहा है, मतलब इसी प्रमाइस पर चल रहा है कि आप अगर अपना बचाकर रखोगे, जो आपका वीर्य है, वीर्य इक्वल्स टू एवरीथिंग इन योर बॉडी। मतलब कि वो तो कहता है, मतलब इट वाज लाइक इट्स वेरी डर्टी टू इवन टॉक अबाउट इट कि मेरे पूरे गालों में वीर्य भर रहा है। तो यस, कि मेरे गाल क्यों फूल रहा है मेरे, क्योंकि मेरे गालों में भर रहा है भाई। अब कोई बहुत आसानी से बोल सकता है उसको, बट आई डोंट वांट टू से इट। बट तो इसका पूरा प्रमाइस ही यही है प्रमाइस यही है कि साहब वीर है तो आप हो, वीर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, मतलब वीर ही है सब कुछ। तो वो 50% आबादी तो वैसे ही खत्म हो गई, उनपे वीर नहीं होता है, तो उनका क्या है, तो हमेशा हम बात करते हैं उसको के शब्दों का तो नहीं है कहीं कि जैसे आपने देखा ना कि शब्द क्या करते हैं, जैसे वीर्य और वीर, तो आई एम थिंकिंग कि वीर से लोग वीर्य लेकर के आए हैं, या वीर्य से ये लोग वीर लेकर के आएंगे। मेरे को नहीं पता है कि ये लोग किससे किसको लेकर के आए, बट समहाउ वो लोग इसको क्रॉस लिंक जरूर करते हैं कि ये इसका मतलब ये होता है कि वीर होना, वीर्य होना। दूसरा कि इस पर्टिकुलर रील को मैंने ना वो उसके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा रखा था, तो मैं चाहूँगा कि पहले वाले पार्ट के लिए थोड़ा हम ज़्यादा डिस्कशन कर पाएँ। किस तरीके से क्योंकि उसमें तो हम रैबिट होल में घुस जाएंगे, अगर उस वाला करेंगे ना, तो वो पूरा अलग ही वो अलग इकोसिस्टम है बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। पहले वाले पार्ट पे आते हैं। तो पहले वाले पार्ट में आप बताओ मेरे को कि ये आइडिया कि ये एक्सपेक्ट करना कि जो हमसे पहले रहे थे, वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थे, और दूसरी तरफ से हमारे एक्शंस में ये नज़र आता है कि हमसे ज़्यादा बेहतरीन या दिमागदार कोई नहीं, लेकिन ग्लोरीफाइंग द पास्ट बेसिकली। उनको नहीं, अभी 50 साल पहले इनको फ़ोटो दिखा दो तो भैया हमारे बंगाल फेमाइन, उड़ीसा, बिहार, हर जगह से हर अखबार में एक ही खबर है, और वो है कि भूखमरी से पूरे गाँव के गाँव इतने मरे।
वो जो इमेजेस हैं वो 50 साल पहले की ही हैं, वो जो सारी की सारी ब्लैक इमेजेस की जिसमें हाँ इसमें जो सिंपल है ना, बहुत सिंपल है डेटा है, अगर कोई भी निकाल के देखना चाहता है तो पहली चीज तो सर्वाइवरशिप बायस जो होता है कि हम उन्हीं चीजों को देखते हैं जो कि हमारे सामने बेहतर एग्जाम्पल्स हैं। हम उसमें सर्वाइवरशिप बायस जब देखते हैं तो हम सर्वाइवर्स को ही देखते हैं। हम पुराने जो मर गए जल्दी या जो पहुंच ही नहीं पाए उस स्टेज तक, उनको हम इग्नोर कर देते हैं या हम उनको देख नहीं पाते, दिमाग में नहीं ला पाते। तो ये सबसे बेसिक फैलेसी है कि सर्वाइवरशिप बायस की जो रह गए दे आर स्ट्रॉन्ग, जो मर गए उनको छोड़ दो। और जो डेटा है, हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है शायद बहुत बहुत सारे एपिसोड्स में, अलग अलग भी और साथ में भी, कि आज से 100 साल पहले की, 80 साल पहले की अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखोगे, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखोगे, तो पूरा विश्व की जो थी वो 40 साल थी शायद, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, 40 साल। मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ कि पिछले ये नील डिग्रेस टाइसन का स्टेटमेंट है, अभी रिहसन मिन्हाज के साथ उनका हुआ था, तो उनका स्टेटमेंट है कि पिछले हम लोग 2-3 लाख साल से हैं, 2-3 लाख साल से लेकर के 1800 तक हमारा जो लाइफ स्पैन है वो 30 साल से बढ़ करके 35 साल हुआ केवल, और 1800 से लेकर के आज तक अगले 200, 250, 300 सालों के अंदर में हमने अपना लाइफ स्पैन 35 साल से लेकर के 70-80 तक जो है वो कर दिया। नहीं, मैं 2 तो कह लाख रहा साल हूँ लास्ट के, 5 साल बाद केवल। मैं तो कह रहा हूँ लास्ट 1900 तक का जो लाइफ स्पैन में देख रहा था ना डेटा, उसमें 40 साल वाज द ग्लोबल, और भारत की तो और भी कम थी, 35-36 साल के आसपास थी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो इतनी थी, विच वाज लाइक, जब मैंने पहली बार ये डेटा देखा था तब मुझे लगा था यार ये कैसे हो सकता है। ये तो मतलब बहुत ही पहली बार फंडामेंटल पेयर है, क्या नाम है, सैनिटेशन, अपना हाँ। वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक, ये हम्म। तीनों के कॉम्बिनेशन से ही, क्योंकि आप देखिए तो एंटीबायोटिक भी 45 में ही आएगी, तो 45 तक ये रहेगी, और मास वैक्सीनेशन वगैरह भी अगर हमको शुरू करना है तो वो थोड़ा सा और भी लेटर वाला पार्ट तक जाएगा। हाँ, यू आर बैक नाउ, हल्का सा चले गए थे, इट्स ओके। तो बस मैं ये कह रहा था, अभी अभी तो आपको आवाज आ रही है ना? हम्म। हाँ, तो मैं बस ये कह रहा था कि किस तरीके से वो 3 पिलर हैं, और उसमें एंटीबायोटिक भी 1945 के बाद ही आएगी लगभग, और मास वैक्सीनेशन भी उसके बाद में ही चालू हो पाएगा, उससे पहले तो था नहीं। तो ये आप लगा लो मोटा-माटी, भारत जब आज़ाद हुआ है उस टाइम से ही तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, ये तीनों चीज़ें अच्छे लेवल पे शुरू हो पाई होंगी। चाहे वो स्वच्छ भारत गांधी जी वाला हो, अभी वाला नहीं कि सफाई-वफाई का ध्यान रखो, उनके एक उनका उनका उन उनसे ही तो उठाया है ये वाला स्वच्छ भारत वाला, और उसमें जो मेन इमेज है वो गांधी जी की इस्तेमाल की गई है कि भैया साफ-सफाई रखनी है अच्छे से। ट्रू, ट्रू, ट्रू। बट आपके यहाँ जो गाड़ी आती है, आपके यहाँ गाड़ी मेरे आती यहाँ होगी ना सुबह-सुबह, अनॉय करने वाली गाड़ी आती है ना सुबह-सुबह कचरे भाई, की? मेरी कौन? मेरी ज़िंदगी का एक मैं रिग्रेट बताता हूँ आपको। मेरी ज़िंदगी का रिग्रेट ये है कि ये जो गाना बजता है ना, इरादा कर लिया, दिल्ली के अंदर में स्वच्छ गाना भारत का बजता इरादा, मैं वो पूछ रहा था कौन सा गाना बजता है? है। तो सुनो तो सही, क्या था कि एक हद तक मेरे को कभी ये गाना इसके बोल नहीं मालूम थे, ठीक है? डन। अब हमारे की एक टेंडेंसी होती है कि जब तक आपको नहीं पता है बोल, आपके लिए वो एक नॉइज़ है, एक नॉइज़ है, आपको आवाज़ आ रही है, आई कैन वेरी वेल इग्नोर इट। लेकिन अगर मैंने एक बार गलती से इसके लिरिक्स पढ़ लिए कि ये बोलता क्या है, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये कहीं से कहीं हल्की आवाज़ में भी बजेगा ना, तो मेरा ब्रेन उसके जो ऑडियो है वो क्या बोल रहा है उसको रिक्रिएट कर लेगा, और वो ऐसा रिक्रिएट करेगा कि मुझे प्रॉपर सुनाई देगा। भले से, और ये इट इज़ सच अ बिज़ार थिंग कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमारी कॉन्शसनेस को अल्टर करता है डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट डज़ इट नो प्रायर। ये कितनी बेहतरीन बात है, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेकर के बताता हूँ कि अगर आप सही। अपना क्या करो, नाक ले लो, नाक पे ऐसे टैप करो, और अपने अपने पैर के अंगूठे पे टैप करो, ठीक है? मैं दिखाऊँगा नहीं, बट ठीक है, आप करो दोनों जगह टैप। तो आपको आपको क्या पता चलेगा कि आपका ब्रेन ना, क्योंकि ब्रेन भाई ट्रैवल तो मेरे फुट वाले टो से देर में करना चाहिए ब्रेन को, और नाक इतना करीब है ब्रेन के तो बहुत जल्दी फ़ील होना चाहिए। लेकिन ब्रेन दोनों चीज़ों को अलाइन कर देता है इस तरीके से कि वो आपको साइमल्टेनियसली फ़ील होगा कि दोनों सेम टाइम पर ही टैप हो रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या जानते हैं, क्या देख रहे हैं, बाकी सेंसेस हमारी क्या महसूस कर रही हैं, के बेसिस पर भी, जैसे कि आप इट इज़ सो ऑब्वियस
कि जब आप क्या करेंगे कि आप ब्लूटूथ से जब आप गाना सुनते हैं तो पहले, अब तो खैर टेक्नोलॉजी ने इस तरीके से कर दिया है कि वो थोड़ा-सा डिले कर देता है। डिले करने से क्या होता है, डिले करने से आपका भई लाइट ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है, साउंड धीरे ट्रैवल करता है, ऊपर से ब्लूटूथ, तो ऑडियो थोड़ा डिले आएगा, है ना? तो लिप सिंक नहीं होगी, कि लिप सिंक आप जो देख रहे हो उस पे उसका मुँह पहले हिल जाएगा, आवाज़ बाद में आएगी। तो इसके लिए पहले क्या होता था कि पहले हमारा ब्रेन ही काम करता था। ब्रेन क्या काम करता था कि उसको लिप सिंक करवा देता था। अगर उसमें 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड का अगर गैप भी है, तब भी वो आपको पता नहीं चलने देगा। तब ब्रेन उसको अल्टर कर देगा, आपको लगेगा नहीं वो बिल्कुल सिंक्ड है। सही है। और थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो हमारे अब क्या करता है कि जब आप कनेक्ट करते हो ब्लूटूथ और उसको, तो वो क्या करता है, जो वीडियो चल रही है उसको थोड़ा-सा डिले कर देता है, ताकि ये इनका सिंक बेहतरीन आ जाए। ये अब टेक्नोलॉजी वाले अब ये करने लगे हैं। लेकिन पहले ये इसके कितने सारे एग्जांपल ऐसे मैं देता चला जा सकता हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल। हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस टू द एनवायरनमेंट कैन अल्टर द कि क्या चीज़ हम कैसे महसूस कर पाएँगे। ये बातें मैं क्यों बता रहा था? ये मैं भूल गया। ये सारी बातें मैं एक बात को प्रमाणित करने के लिए बता रहा था। बस मैं यही बता रहे थे आप कि जो हमारा ब्रेन क्या होता है कि अगर उसको प्रायर नॉलेज हो तो इन्फॉर्मेशन को फिल इन कर लेता है। याद आ गया, मैं बताता हूँ। यही ये मेजर मैं चीज़ है। हाँ, मैं बता गाड़ी वाले से क्या नाम है कि इरादा कर लिया। तो अब वो हुआ कि अब मैंने उसको अगर एक बार सुन लिया कि इरादा कर लिया, अब मैं उसको कितनी भी डिस्टेंस और कितनी भी कम आवाज़ में उसको सुनूँ, मेरा ब्रेन उसको बढ़िया से पढ़-पढ़ के बताएगा। इरादा कर लिया, अब वो इतना अननोइंग है मेरी लाइफ़ का, मैं मतलब कि मैं आई वांट कि मैं वापस जाकर के अगर मैं अपना ये कर सकूँ कि मैंने जिस दिन लिरिक्स पढ़े थे, उस दिन इसके लिरिक्स काट सकूँ, तो मैं वो दोबारा से वो हो जाएगा, मेरा गायब हो जाएगा। मैं कभी इग्नोर नहीं कर पाता हूँ उसकी वज़ह से। जिम तो कैरी की एक यस। मूवी है ना, कौन सी है? कौन-सी? द स्पॉटलेस माइंड करके, पूरा मैं अच्छा, नाम द भूल जाता हूँ। इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड। इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड, यस। तो वो अपने सेलेक्टिवली वो थॉट्स को हटा देता है। पहले मैं हाँ, कैलाश खेर को थोड़ा पसंद करता था, थोड़ा बहुत। अच्छा। जो अब मुझे नफ़रत है कैलाश खेर से। नफ़रत है कि भैया क्यों कर लिया तुमने ये गाना? क्यों कर लिया तुमने ये अच्छा, इरादा? वो वाला गाना, अच्छा वो वाला गाना, उस गाने अरे की भाई वज़ह साहब! से। उस गाने हुँ। की वजह से सोल्ली। एक्चुअली बहुत एंथम गाए, नोएडा का एंथम, ग्रेटर नोएडा का एंथम, ये इन्होंने गाए हैं, बहुत बहुत एंथम, मतलब कि समहाउ जो काम एक हद तक सुखविंदर सिंह से कराते थे ना लोग, क्योंकि दे हुँ, नीड अ डिस्टिंक्ट वॉइस, कि डिस्टिंक्ट वॉइस हुँ। एकदम से कान में पड़ती है, तो अलग से पता कान चलती में है। बस तुम्हारे हथौड़े हाँ। बजाए वो आवाज़ बिल्कुल। कैलाश खेर अब उस वाली कैटेगरी में है कि जब भी एक डिस्टिंक्ट वो एक चाहिए होता है न्यूज़ तो देख रहा था मैं, नोएडा में शायद या कहीं पर किसी एक व्यक्ति ने जो गाड़ी वाला कचरा लेने आता है ना, मतलब आपसे कलेक्ट करता है इसी तरह से, हुँ। तो उसको गोली मार दी थी उसने। तो पहले मुझे लगा था कि यार ऐसा कैसे कोई कर सकता है? कोई कैसे कर सकता है इस तरह का काम? तो बाद में फिर जब मैं यहाँ पर आया, रहने लगा, तो मुझे लगा ही बोला कि मस्ट हाँ, हैव मेरे हिज पास इतना बस रीज़न्स। है नहीं मेरे पास। ही किया होगा बंदे ने कुछ ना कुछ, तो गलत है बट मतलब इसका माइल्डर वर्ज़न हमने सब सब जानते हैं ना, कि जब अलार्म, आपके उन दिनों का अलार्म जब आपको नहीं उठना चाहते हो या आपको कोई ज़बरदस्ती बजा दे, और उस वक़्त जो आपका दिमाग खराब होता है, तो वो सेम अगर ओ ब बंदा हो जाए ऐसा कि जिसके अ, मेंटल रेजिस्टेंस बहुत कम है, इम्पल्सिव हो सकता है व्यक्ति, तो किसी दिन ल गलत कदम उठाया जा सकता है, उठाया होगा व्यक्ति ने। बच्चा गलत खाना नहीं इट्स खा रहा, रॉन्ग। लो ये देखते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा, लो मोबाइल पकड़ा दिया। आज रो रहा है तो फोन पकड़ा दिया। उसको शांत करने का ये तरीका आपको आज अच्छा लग रहा है, बाद में आप इसके लिए रोएंगे, क्योंकि फिर उसके पास फुर्सत नहीं होगी आपसे बात करने के लिए। बर्थडे पर आप बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दोगे, वो बहुत इजी है, पर बर्थडे पर उनको किसी अच्छे अनाथालय, किसी गौशाला लेकर के जाओगे, तो उनको पता चलेगा जीवन में ये भी होता है। उनको पता चलेगा इनके पास माँ बाप नहीं है, इनके पास लग्जरी नहीं है जो हमको मिली है, और अगर हमको मिली है तो हमको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। आप समझते हो बस ये बड़ा होके पैसा ला दे, ऐसे ही कुछ डिग्री मिल जाए जिसमें इनकम अच्छी हो। इंटेंशन आपकी गलत नहीं है, ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि इसको पैसा होगा तो अच्छा भविष्य मिलेगा, लेकिन आज अगर आप उनको जीवन से जुड़ी चीजें नहीं समझाओगे ना, तो पैसा कोई काम नहीं आएगा। वो सोने के महल में भी रोता हुआ ही खाना नहीं खा रहा, लो
चलें सर, ये तो एंकर है, मतलब इसमें सही गलत अच्छी बुरी वाली बात के लिए नहीं डाली थी ये रील, केवल और केवल इस बात के एंकर को निकालने के लिए। इसमें अभी बोलते हुए मेरे को ख़्याल आया कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सीखें, मतलब ठीक है, हर पेरेंट अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेगा इफ द गिवन द पेरेंट इज़ अवेयर, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 90% तो 90% तो कोई आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपने आस-पास जिस तरीके के पेरेंट्स देख पाता हूँ या देखे थे, उसमें से एक ऑटो पायलट वाले पेरेंट्स ज़्यादा है ना, कि दे आर नॉट पेरेंट आउट ऑफ चॉइस, दे आर नॉट पेरेंट, वो दे आर पेरेंट बिकॉज़ दे आर बायोलॉजिकली कैपेबल ऑफ इट। Biological capability of producing a child is not equal to giving a better environment to a child to grow like a plant। तो इस पे तो ज़्यादा आप अच्छे से बता पाएँगे कि भई पेरेंटिंग में क्या है, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला होता है क्या, जो आना चाहिए? कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता साहब। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्सीडेंटल पेरेंट्स होते हैं अधिकतर। एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चा नहीं चाहा और बच्चा हो गया। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि आपने बहुत प्लानिंग करी और बच्चा हुआ और आपको अब कोई क्लू नहीं है। आपने जितनी किताबें पढ़ी, आपने जितना आर्टिकल्स देखे, वीडियो देखे, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जो होगा अपने हिसाब से अपनी पेरेंटिंग करवा देगा आपसे। क्योंकि मैं अपने घर में देख रहा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। हुँ। एक बच्चा जो है वो बिल्कुल अलग है दूसरे से, बिल्कुल अलग है, मतलब उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है, मतलब एक बहुत ही शांत है, जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, बहुत ही शांत है, और दूसरा वाला उसका बिल्कुल ऑपोज़िट है। तो तो जो हमने पहले बच्चे के साथ में किया था, उसको उसको कभी मतलब उसको कभी डाँटा भी नहीं, उसको मतलब ज़ोर से भी नहीं बोला, मारना तो ख़ैर बहुत दूर की बात है, मारना, ना मेरे पापा ने मेरे को कभी मारा, ना मैं अपने बच्चों को कभी मारूँगा, मतलब अनलेस इट इज़ समथिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बट दूसरा बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, तो उसको फिर लगा कि यार ये तो, इसमें जो पुरानी वाली पेरेंटिंग तकनीकें हैं, वो काम नहीं करेंगी, इसमें तो हमें बिल्कुल नए सिरे से अडैप्ट करना पड़ेगा। तो हर बच्चा जो है, माँ-बाप के भले ही मान लो 4 बच्चे हैं, होने नहीं चाहिए आज के ज़माने में, बट 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे हो सकता है अलग-अलग प्रकार के हों, और वो आपको हर तरीके से, आपका होता है ना कि बैक टू बेसिक्स, आपको शुरू से शुरू करवाना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बच्चे को एक तरह से एबीसीडी सिखाएँ। आपको हो सकता है डी से शुरू करना पड़े, ज़ेड से शुरू करना पड़े, या ए से शुरू करना पड़े। एवरी चाइल्ड इज़ कंप्लीटली डिफरेंट, देयर माइंडसेट इज़ डिफरेंट, देयर स्किल सेट इज़ डिफरेंट, देयर एनर्जी, जो जिस तरीके से वो बर्ताव करते हैं, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में, नथिंग वर्क्स। ये सब जितनी किताबें हैं ना, उनको उठाकर फेंक दीजिए, तो मतलब काम नहीं करती हैं कुछ भी ज़्यादा। मतलब कुछ, अब हाँ, ये जो ये हाँ, प्लीज़। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो जितनी जितनी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं ना, जितनी चाइल्ड साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं, वो ज़रूर आप पढ़ लीजिए, वो आपको काम करेंगी। जो जी ये हाँ, सेल्फ जी हाँ। प्रोक्लेम लोगों ने किताबें लिखी हैं, वो दे डू हुँ, नॉट वर्क मेरे हुँ, हिसाब हुँ। से। इस 3-4 चीज़ें। पहला कि आपने जब बोला ना कि अपने अपने हिसाब से पेरेंटिंग करवा लेंगे बच्चे, मुझे वो एक स्टैंड अप कॉमेडी की वाली लाइन याद आई कि क्या नाम है, मैं अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दूँ या ना दूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये करवा लेगी। मतलब कि ये अपने आप ही मेरे अपने नाम करवा लेगी मुझसे। दूसरा, ये जो आइडिया है ना जो आपने अभी बोला कि सिबलिंग्स का एकदम लगभग-लगभग 180 डिग्री होना एक दूसरे से, मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड राइट नाउ कि मैं इसको देखता हूँ इस तरीके से कि जहाँ पर भी माइन्यूट लेवल पर बच्चे धीरे-धीरे अपनी नीश कार्व करते हैं। नीश कार्व करते हैं मतलब कि दे नीड घर है, घर में ज़ाहिर-सी बात है उनकी एक फंक्शनल नीश होनी चाहिए। अगर दोनों की नीश सेम हुई तो वो भिड़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो चाहते ना चाहते धीरे-धीरे नीश इस तरीके से अलग होने लगती है, चाहे वो अपने आप को एक तो अलग एक-दूसरे से अलग बताना कि भैया, क्योंकि वो दे बोथ आर कम्पीटिंग एज़ वेल ना, अगर आप ध्यान से देखें बहुत, तो दे आर कम्पीटिंग फॉर पेरेंट्स लव, रिसोर्सेज़, एक घर के अंदर में है भाई वो। इसमें और इसमें भी एक हाइपोथेसिस है जो मैं बताना चाहूँगा आपको। क्यों है हाँ, ऐसा? वो मैंने थोड़ा सोचा था, क्योंकि जो पहला बच्चा था, जब अकेला था वो, उसको सारे रिसोर्सेज़ उसी के पास थे, राइट? हुँ, उसको मतलब एम्पल ऑफ रिसोर्सेज़ थे, उसको जो अटेंशन था वो माँ-बाप का 100% था, पड़ोसी मतलब जितने भी मेरे भाई हैं, सब हैं, उनका अटेंशन 100% था उस पर। जैसे ही दूसरा बच्चा हुआ, उसने देखा यार मैं अकेला तो नहीं हूँ भाई,
1-2 साल समझ जाता है बच्चा, तो अटेंशन डिवाइडेड है। आई हैव टू स्क्रीम इन ऑर्डर टू गेट द अटेंशन, आई हैव टू बी अटेंशन सीकर। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा भाई, सिंपल सी बात है। तो उसने धीरे-धीरे इस तरह से अपना बिहेवियर इवॉल्व किया कि उसने कहा चिल्लाने से ही काम बनेगा, गुस्सा करने से ही काम बनेगा, थोड़ा-सा लाउड होने से ही काम बनेगा। व्हाइल जो एल्डर वन है उसको लगा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तो भी दे ही रहे हैं माँ-बाप, मेरे चिल्लाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मतलब इट्स प्रीटी मच इट्स मेकिंग द सिचुएशन वर्स। अगर मैं चिल्लाता हूँ तो मुझे डाँट पड़ सकती है। पर लास्ट वाले ने, छोटे बच्चे ने देखा कि यार ये तो अब चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाने से तो माँ-बाप सुन रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा नाटक करूँगा कि बड़े ने मुझे मारा तो शायद बड़े वाले को डाँट भी पड़ जाएगी। तो लाइक दैट, तो ही जस्ट कार्व्ड आउट, जैसे आपने बोला ना बिल्कुल जो कि कार्व्ड आउट हिज पर्सोना, कि मुझे इसी तरीके से ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिलेंगी। जस्ट समथिंग आई थॉट। I totally agree. इसको again these are our hypothesis कि we are trying to understand कि हो क्या रहा है, क्या-क्या चीजें exist कर सकती हैं, और इसलिए इस बात की संभावना, जनरल पैटर्न ये शायद देखने के लिए मिलता है कि घर का छोटा बच्चा ज्यादा उद्दंडी स्वभाव का होता है एज कम्पेयर टू बड़ा बच्चा, और उनको वो चाहे ना चाहे मगर धीरे-धीरे अपनी पसंद, जैसे मैं और मेरे भाई बचपन में, मतलब आप तो 180 कह रहे हो, 180 के अलावा कोई चीज़ होती होगी कि 180 तो हो गया यूँ, और फिर अर्थ उसका के भी पोल पे और चले जाओ, उसके और अर्थ के पोल पे और चले जाओ, मतलब कि इतना ज़्यादा कि वो मीठा, मतलब कि हमने खाने की चॉइसेस तक कार्व आउट करी, कि हम लोग खाने की और चॉइसेस को भी ओवरलैप नहीं होने देंगे। कि वो अगर हाफ स्लीव पे जा रहा है तो मैं फुल स्लीव पे जाऊँगा। अगर वो मीठा पराठा खाता है तो मैं नमकीन पराठा खाऊँगा। वो मीठा उसको पसंद है तो मैं नमकीन खाऊँगा। उसको ये प तो इवन टू इस तरीके से भी अपनी एक्जिस्टेंस को वो कराने के लिए कि भाई कि आई एग्जिस्ट भाई, मतलब कि मैं हूँ, वो करवाने के लिए ही ये तक हो जाएगा, मतलब कि आपके स्वभाव तक, आपके पैटर्न, आपको लग रहा होगा कि मैं तो ये अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, बट दीज़ थिंग्स आर हैपनिंग कि बिकॉज़ ऑफ एनवायरनमेंट, और उतना ही ज़्यादा पेरेंट्स भी तो, मतलब कि पेरेंट दे बोथ आर क्लूलेस ना, अगर सही मायनों में पेरे लोग कहते हैं बच्चे की पेरेंटिंग, जितना भाई जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन ही आप माँ-बाप बने। आप मतलब ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत पहले से माँ-बाप हैं और आप अभी जो है वो बच्चा को आप पालेंगे। वो दोनों डायरेक्शन में जा रही है वो पर्टिकुलर बात तो। बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि एक बच्चा हो गया तो आप पेरेंट बनने में मास्टर हो गए। दूसरा बच्चा, मैंने जैसा एग्जांपल दिया आपको, बिल्कुल आपको सिखा देगा कि भैया ज़्यादा नेता ना बनो, तुमको कुछ नहीं आता है। वो बता देगा आपको। अल्लाह की रहमत है जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो और वो गम न करे, वो खुशी मनाए, उनकी तरबियत करे, अच्छे घराने में उनका निकाह कर दे। 3 बेटियों की परवरिश करने वाला बाप, और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। बेटियां इसको 2 को एक साथ लेंगे। तो ये माँ सिखाती है कि बेटे सच बोलना है, ये माँ सिखाती है बेटी को कि बेटी पर्दा करना है, तेरी आंखों में शर्म और हया होनी चाहिए। ये माँ बताती है कि गैर महरम क्या होता है, ये बाप बताता है कि हुजूर की सीरत का अंदाज और रुख क्या था। बेटे हम तुझसे कमाई नहीं चाहिए, तुझसे रिस्क हलाल चाहिए, थोड़े पे गुजर कर लेना, आधा टुकड़ा खा लेना, लेकिन तेरे हलक से नीचे हराम का एक लुकमा ना उतरने पाए, ये बाप सिखाएगा। तो ये माँ सिखाती है कि बेटा इंट्रूसिव पेरेंटिंग का आइडिया, इंट्रूसिव पेरेंटिंग मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है हम लोग किस तरीके से गवर्न है मोस्टली अपनी सोसाइटी और अपने रिलीजन। ये 2 चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति को गवर्न करा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि who is not self aware, who is not into readings, who is not into exploring himself, इन लोगों को अगर हम अलग हटा दें, एक टिपिकल इंसान की अगर बात करें तो क्या है वो 2 टॉप की चीजें, या अगर मुझे 3 वो टॉप चीजें बोलनी पड़े तो आई विल से सोसाइटी, रिलीजन और उसके इंसेंटिव।
ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से उसके बिहेवियर को गवर्न करती हैं बहुत ज़्यादा, जो व्यक्ति एक्टिवली नहीं सोच रहा, क्योंकि द मोमेंट समबडी इज़ ट्राइंग टू थिंक एक्टिव, तो उसको उससे बात की जा सकती है, उसको बताया जा सकता है, उससे डिस्कस किया जा सकता है कि अभी क्या है कि जितनी भी तुम अगर किताब की बात करोगे, तो किताब तो तुम्हें एक रूल बता रही है कि भैया ये है रूल और अप्लाई कर दो सब पे। ऐसा कैसे हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर किताब एक किताब लिखी गई है पेरेंटिंग पे और वो किताब हर देश के, हर कालखंड के लोगों पे इक्वली अप्लाई हो रही है? तो डोंट यू थिंक कि बाकी चीज़ें भी इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आएँगी कि आप अगर हर व्यक्ति, हर एक बच्चे को सेम डंडा और सेम लेवल से नाप रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादती हो रही है, क्योंकि इट्स सच अ मैलो प्रोफेशन के जिसमें घर के अंदर के 2 बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसमें ही ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। यहाँ तो हम इतना तगड़ा स्टैंडर्डाइज़्ड कर दे रहे हैं रूल को कि पूरे देश क्या पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो इसी ही पर्टिकुलर तरीके से परवरिश करेंगे और कोई तरीका नहीं है। जैसा मैंने कहा ना कि ये तो डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है लोगों की कि 10 कुछ चंद सेट ऑफ रूल्स आपने सीख लिए तो आपको सब पता चल गया कि किस तरीके से काम करना है। क्योंकि देखो ना, ज़रा सा हालात बदलते ही, भले ही वो फाइनेंशियल हालात हों, भले ही वो रिलीजियस हालात हों, भले ही वो देश बदल जाए, थोड़ा सा कुछ चेंज होते ही सब कुछ चेंज हो जा रहा है। मतलब बच्चों की परवरिश में अगर हम देश बदल रहे हैं, धर्म तो नहीं बदल रहे हैं मोस्ट लोग, पर देश बदल रहे हैं या फाइनेंशियल हालात बदल रहे हैं, तो बच्चों की सब कुछ चेंज हो जा रही है। अगर मान लीजिए किसी गरीब घर में कोई पैदा हुआ और उसको कहीं लॉटरी लग गई एकदम से, तो उनकी परवरिश बिल्कुल अलग तरीके से हो जाएगी। जहां पर पहले कुछ नहीं था, कि सबकी बंदिशें थी कि भैया नहीं खाना है बाहर का कुछ भी, तो अब वो बिल्कुल मजेदार हो जाएगा। अब एक देश में आप थे, बिल्कुल ऐसा संकीर्ण मानसिकता का देश था, दूसरी जगह पर आप गए, बिल्कुल लिबरल मानसिकता का देश है, तो आप अपनी बेटियों को बोलोगे कि कोई नहीं बेटा, आराम से घूम सकते हो, ये देश सेफ है। तो आपकी परवरिश में जो बंदिशें आपने लगाई थी वो चेंज हो जाएंगी, देश बदलते ही, कंडीशन बदलती। तो ये तो बहुत मैसिव कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। विद इन टाइम फ्रेम भी कंडीशंस चेंज हो जाती है ना, कि जरा सा कोई चीज बदली, आपके आसपास में 4-5 कोई ऐसे इंसिडेंट हो गए, तो आप अपने घर के बच्चों को बोलोगे कि बेटा बाहर नहीं जाना है, बाहर इस टाइम के बाद में नहीं जाना है। या अगर ज्यादा लोग बीमार पड़ने लगे बाहर का खाना खाकर, तो आप कहोगे अब से घर में बाहर का खाना नहीं आएगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट, मैं बहुत सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, बट इसके बहुत सारे प्रोज एंड मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जिस तरीके से हम बात करते हैं। तो दीज सेट ऑफ रूल्स, जैसा मैं अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और बाकी जितने भी लोगों को देखा है, दे डू नॉट अप्लाई। मतलब कुछ बेसिक गवर्निंग रूल्स हो सकते हैं कि बेटा ये दिस जो ह्यूमन रूल्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, बट उसके अलावा आई थिंक जो नुआंसेस हैं वो हमेशा चेंज होंगे, अलग होंगे हर किसी के केस में। ये मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मस्त, बेहतरीन। आज तो आई डोंट थिंक कि आज की डिस्कशन में हमारे पास और कोई पर्टिकुलर रील बची है। इन्हीं पर्टिकुलर को एंकर बना करके जो बेसिक आइडिया हमने डिस्कस करने थे, इसमें कितनी अजीब बात है ना कि ये हम आज की बकैती में हम साइंस की तरह ये नहीं बोल सकते कि ये है, मतलब ये इसका ये है और ये इसका एरर रेट है, इसमें ये ऑसिलेट कर जाएगा। टोटली किसी दिन और बैठेंगे, कोई और रील होंगी, हम कुछ और बात कर सकते हैं सेम टॉपिक पर, दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं। सच अ बिजार और मोल्डेबल सब्जेक्ट। और और अब कॉन्ग्रेचुलेशंस से, और 100 के। अरे अभी हुए नहीं अभी, अभी आज में हो जाएंगे शायद। ये जब तक जाएगी तब तक हो चुके होंगे, तो मैं आप तब इस तक वक्त हो आपको जाएंगे। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। थैंक यू भाई। तो इसमें क्या है ना, हम लोग अभी 1 महीने से नहीं कर रहे थे फॉर सम और दी अदर रीजन, बट अब हम लोग रेगुलर आएंगे इस चैनल पर, तो आप बने हुए रहिए। ऐसा नहीं कि आप अनसब्सक्राइब करके चले जा चुके हैं, सब्सक्राइब करके रखिए और लोगों को बुलाइए, जुड़वाइए, 10,000 तक करवाइए और लोगों से बातचीत चल रही है। बहुत बहुत काम करना है अभी इस चैनल पर, तो कहीं नहीं जाना है। इस पे इस ये चैनल का जो सेंट्रल आइडिया हम धीरे-धीरे लेकर के जा रहे हैं, व्हिच इज रिलैक्स्ड
नुआंस्ड लॉन्ग फॉर्म टॉक्स, लॉन्ग फॉर्म डिस्कशन हमारे आपस के, क्योंकि अगर आप भी देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हम रील्स को केवल एंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हमारे जो रेगुलर वीडियो आते हैं उसमें फिर भी हम हॉप ऑन कर जाते हैं रील्स पे ताकि टू मेक इट मोर एंगेजिंग, बट दिस इज ऑल अबाउट नुआंसेस, डिटेल्ड, रिलैक्स्ड, लॉन्ग फॉर्म टॉक्स। और बाकी हमने अपना पहला सेशन अर्जुन भाई के साथ, जो नाइट ऑफ स्टील के नाम से जिनका इंस्टाग्राम चैनल है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ कर लिया है। लाइक रैंडमली वो हुआ भी, उसका सेंट्रल आइडिया पेरेंटिंग के भी इर्द गिर्द घूमता है। आप हमने कोई ऐसा जानबूझ करके नहीं किया, बट ठीक है। तो वो भी रिलीज होना है और बाकी लोगों से भी बात चल रही है, तो लिस्ट आपकी आती जाएगी इस तरीके से। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।